अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके सामने मलयाली या मलयालम ज़ुबान जो है उसके एक मशहूर दौर हाज़िर के नावल के बारे में बात करूँगा, जिस पे पिछले दिनों एक नई फ़िल्म भी बनी और जो मंज़र आम पे आ चुकी है। और ये नावल है गोड डेज़ और ये केरला से ताल्लुक़ रखने वाले मुसन्निफ़ बिन-यामीन का नावल है। मैं पिछले दिनों शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में शमूलियत के लिए वहाँ गया हुआ था और मुझे हैरत हुई जब वहाँ पे मुझे ये किताब नज़र आई। वहाँ पे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से इदारे किताबें लेके आए थे और किताबें बेच रहे थे, उसमें केरला के जो स्टॉल थे वो बड़े नुमायाँ थे। इसकी वजह ये है कि केरला में जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा है और मुझे पता चला कि बहुत से लोग जो बैरून मुल्क मशरिक़ वस्ता में रहते हैं और जिनका ताल्लुक़ केरला से है, वो अपनी ज़ुबान के अदब को बहुत महबूब रखते हैं और उसको पढ़ते हैं। और ये बात हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रखा है और वो मुल्क से बाहर जाने के बावजूद ना सिर्फ उस ज़ुबान से जुड़े हुए हैं बल्कि उसकी किताबें पढ़ते हैं। सो वहाँ पे मुझे ये किताब नज़र आई। इस पर मुझे थोड़ी सी हैरत इसलिए हुई क्योंकि मुझे ये मालूम था कि इस किताब का अरबी तर्जुमा गल्फ़ रियासतों में और सऊदी अरेबिया में उसके ऊपर एक पाबंदी लगाई गई है और उसकी वजह शायद इसका मौजू है जिसमें वहाँ पे जाने वाले हमारे मुल्क के जो बहुत से मजदूर तबका लोग हैं उनके साथ जो जुल्म होता है उसका तज़किरा है। लेकिन बहरहाल ये किताब मुझे वहाँ से मिली। अंग्रेज़ी का तर्जुमा जो है इसको जोसेफ कोयेपाली साहब ने किया है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में उस्ताद हैं अंग्रेज़ी अदब के। सो अदब लिखा भी जा रहा है, पढ़ा भी जा रहा है जनूबी हिंदुस्तान का और उसका तर्जुमा भी हो रहा है और ये बड़ी खुशाइंद बात है। ये किताब बेतहाशा मकबूल हुई है और बेतहाशा बिकी है और इसको लॉन्ग लिस्ट किया गया मैन एशियन लिटरेचर प्राइज़ के लिए और DSC प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई। और वैसे ये जो इसके मुसन्निफ़ है बिन-यामीन साहब, इन्हें GSCB प्राइज़ भी मिला हुआ है। बाय द वे इनका असली नाम बेनी डैनियल है, लेकिन उन्होंने अपना नाम बिन-यामीन रखा है और ये बहरीन में और दूसरे मशरिक़ वस्ता के मुल्कों में कई साल रहे भी हुए हैं। सो यहाँ की सकाफ़त से काफ़ी वाकिफ़ हैं। अच्छा, ये जो कहानी है ये एक मलयाली चरवाहे नजीब मोहम्मद के बारे में है, जो अपने एक और साथी के हमरा इस खित्ते के बहुत से लोगों की तरह माश की तलाश में गल्फ़ स्टेट्स की तरफ जाता है और उस खित्ते में जाने के लिए एक वो वीज़ा लगवाता है किसी से और उसे कहा जाता है कि जब वो वहाँ जाएगा तो उसे एक नौकरी मिलेगी और उस तलाश में वो जाता है। उसे ज़ुबान का मसला है, उसके कोई वहाँ जानने वाले नहीं हैं, उसके पास पैसे कोई नहीं हैं और फिर होता उसके साथ ये है कि वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर उसे एक जो मुकामी शख्स है जो कि उसका स्पॉन्सर है, जो उसका ख्याल है उसका स्पॉन्सर है, जिसके लिए इस्तेमाल होती है अरबाब की, एक अरबाब उसको ले जाता है और उसको और उसके साथी को लकोदक सहरा में सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाता है और वहाँ जाके पता चलता है कि उन दोनों को जुदा कर दिया जाएगा। दोनों में ज़ुबान का मसला है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो चरागाह है लकोदक सहरा के अंदर, उसमें उसको बतौर चरवाहे के काम करवाया जाता है। उसको इंतहाई बुनियादी किस्म की ग़िज़ा मिलती है, बकरी का दूध, जो ख़बस वहाँ की एक रोटी नुमा चीज़ है और इसके अलावा पानी जो है वो भी बहुत कम है वहाँ पे और उसके इस्तेमाल पे काफ़ी पाबंदियाँ हैं कि वो कब इस्तेमाल हो सकता है। सो अंदाज़ा उसको ये होता है कि शायद ये मेरा असली स्पॉन्सर नहीं था और मुझे अगवा करके यहाँ लाया गया है, लेकिन चूँकि वो किसी भी शहर से अब सैकड़ों किलोमीटर दूर है, बीच में सहरा पड़ता है, ज़ुबान का मसला है और जो उसका वो स्पॉन्सर है वो बाकायदा उसको पीटता भी है बेल्ट से और उसके ऊपर नज़र रखता है दूरबीन के ज़रिए और उसके पास एक जीप भी है और ख़ुद भी वो वहीं एक खैमे में रहता है। तो फिर होता ये है कि ये बेचारा शख्स अगले 3.5 साल वहाँ पे रहता है, बल्कि टू बी वेरी प्रिसाइज जैसा कि वो बताता है 3 साल 4 महीने और 9 दिन। उसके साथी को एक साथ वाली चरागाह में भेज दिया जाता है, उनका आपस में कोई राब्ता नहीं होता। सो ये एक तरह से एक सर्वाइवल की कहानी भी है, एक जुल्म की कहानी भी है और इस चीज़ के बारे में भी हमें बताती है कि बहुत से हमारे लोग किस तरह से उनका इस्तेहसाल होता है। अब यहाँ ज़ाहिर है यहाँ पे हमारी सरकार का भी एक बहुत बड़ा और बड़ा अहम रोल है कि वो ऐसे लोगों को इस तरह के इस्तेहसाल से बचाए और जिस मुल्क में ये गए हैं वहाँ के निज़ाम की भी ये नाकामी है कि इस तरह से लोग बाकायदा अगवा होकर इनको इस तरह से इस्तेमाल किया गया। अच्छा, बाकायदा ये कहानी जो है एक असल कहानी पर मबनी है, चूँकि बिन-यामीन साहब अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उस शख्स से मिले जिसकी ये कहानी है और ये काफ़ी एक
काबिल यकीन बात है। मुझे याद है कि जब मैं बड़ा हो रहा था और ये हे डे और गोल्डन ईरा था पाकिस्तान टेलीविज़न का, तो उस पे दुबई चलो के नाम से एक ड्रामा आया था जिसमें अली एजाज साहब, जो बाद में एक बड़े मारूफ अदाकार बन गए, उन्होंने अपना शायद पहला रोल किया था एक मासूम से आदमी का, जो यहाँ से टिफ़िन कैरियर में पैसे लेके किस तरह से तस्वीर खिंचवा के और एक तरह से आप कहें ह्यूमन स्मगलिंग एक गिरोह का शिकार बन के वहाँ पे जाता है। बड़ी दर्दनाक कहानी थी, हालांकि उन्होंने उसको बहुत मज़ाहिया भी बनाया अपनी अदाकारी से। उस दिन से वो बात मेरे जहन में नक्श है और ये बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इस खित्ते के बहुत से मज़दूरों और जफाकश लोगों की मेहनत से ये तमाम खित्ता जो है इसके अंदर इमारतें बनी और तरक्की हुई, और अक्सर औकात उनको वो मुआवजा और उनको वो सलूक नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उस लिहाज से ये कहानी बड़ी दिल को लगने वाली कहानी है, और एक लिहाज से जो उसमें तन्हाई का बयान है इस शख्स का, जो कि केरला में भी कोई ज़ाहिर पढ़ा लिखा या कोई बहुत मुस्तहकम उसकी कोई नौकरी वगैरह नहीं थी, वो रेत खोदता था, इसलिए वो माशी मजबूरी की वजह से वहाँ गया। उसका बच्चा होने वाला था, वो कुछ पैसे कमाना चाहता था। तो उसकी कहानी में जो एक अकेलापन है, उसे रॉबिन्सन क्रूसो की मशहूर कहानी का भी अक्सर ख्याल आता है। रॉबिन्सन क्रूसो एक जजीरे में महसूर था, ये एक सहरा में अकेला रह रहा है माँ सवाए अपने आका के, जो कि वैसे ही जालिम है। तो लेकिन कई जगह जब वो ज़िंदगी की हकीकत और इंसान की ज़िंदगी और इंसान की किस्मत और उसके बेयार व मददगार होने का जिक्र करता है, तो मुझे इस चीज़ का ख्याल आया। शायद इस वजह से भी ख्याल आया कि वहाँ अकेले होने की वजह से उसका जानवरों के साथ जो उन्स और मोहब्बत है वो बहुत बढ़ती है। वो वहाँ पे बकरियों और भेड़ों और ऊँटों की देखभाल करता है, और रोज़ उसकी ज़िंदगी का महवर यही जानवर हैं, और फिर वो इन जानवरों को ही दोस्त बनाता है, इन जानवरों को वो इंसानों से अच्छा पाता है। कई बकरियों के वो नाम रख देता है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी जिस तरह की शख्सियत है उसको सामने देखते हुए। और बड़ी यहाँ पे एक टचिंग कहानी भी है, चूँकि जब वो यहाँ से जाता है तो उसने सोचा होता है कि अगर मेरा बेटा होगा तो उसका क्या नाम होगा और बेटी का क्या नाम होगा, और वहाँ पे एक बकरी के बच्चे को जिसको ये बचाता है उसका नाम ये नबील रख देता है। फिर नबील के साथ जिसका ताल्लुक़ है उसे एहसास होता है कि उसका अपना दिल कितना गुदाज है, कितना नर्म है, लेकिन वो कितने एक इनह्यूमन और गैर इंसानी किस्म के माहौल में रह रहा है। जो उसकी डीह्यूमनाइजेशन है, जिस तरह से उसके कपड़े फट जाते हैं, ना वो नहा सकता है, एक जानवर की तरह उससे काम कराया जाता है और वो वहाँ जानवरों के बीच में रहता है। उसकी मंजरकशी और उसके साथ जो एहसास हमदर्दी है वो बेन्यामीन ने बहुत खूबसूरती से ये अदा किया है, ये काम बतौर एक लिखारी के। अच्छा, जो सहरा की मंजरकशी है वो भी बहुत दिलचस्प है, और उसमें वहाँ के जानवर, वहाँ के जो खतूत हैं, सैंड ड्यून्स के जो रेत के टीले हैं, और फिर एक ख़ास उसके अंदर वाक़या है जिसके अंदर सांपों का बाकायदा एक झुंड और बेतहाशा सांप चलते चले आ रहे हैं, जो कि एक बड़ा खौफनाक मंजर है। उसकी वजह से भी एक डेजर्ट स्टोरी के तौर पे बहुत दिलचस्प है। इसके अंदर इसका जो असलूब है वो बहुत सादा है, बड़ी सादा ज़ुबान में इसमें बात की गई है, बड़ी सादा ज़ुबान में ये कहानी लिखी गई है, लेकिन शायद इसी वजह से एक सादा आदमी की एक सादी उसके ऊपर जुल्म की एक कहानी है जो फिर बहुत से लोगों के दिलों को लगी। लेकिन जहाँ इतने जालिम लोग हैं वहाँ पे रहमदिल लोग भी हैं, तभी ये दुनिया चल रही है, और रहमदिल लोग उसके काम आते भी हैं। और फिर एक कुंजका के नाम से एक शख्स है, जब वो बड़े शहर वापस पहुँचता है फरार होकर अपने साथियों के साथ, जिसकी तशबीह उसने ये दी है कि वो एक बरगद के दरख्त की तरह है, और इस तरह का एक ना एक बरगद का दरख्त हर जगह पे, हर शहर में इस खित्ते के मौजूद है, जिसकी छाँव तले जो केरला से आए हुए गरीब गुरबा लोग हैं जिनके साथ इस तरह का सलूक होता है, उनको वहाँ पनाह मिलती है। जहाँ ये एक इंतहाई दिलगुदाज जुल्म की दास्तान है, वहाँ पे इसके अंदर उम्मीद भी है, चूँकि जहाँ इंसान इतना जालिम हो जाता है कि वो दूसरे इंसान को डीह्यूमनाइज कर देता है, वहाँ पे ऐसे इंसान भी हैं जो आउट ऑफ द वे जाके ऐसे लोगों की मदद करते हैं। बहरहाल मुझे नावल पसंद आया, बड़ा ये अपनी नौइयत का एक इफ़ेक्टिव नावल है, और मैं चाहता था कि मैं आज किसी ऐसी किताब पे बात करूं जो हमारे खित्ते से है, और इसीलिए मैंने फिर इस किताब को चुना। बहुत शुक्रिया।